जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं यार बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार एक ही चीज मैं शुरुआत में भी बोलूंगा और बार बार एक ही बात मैं बोलता हूं आप सभी लोगों को कि किसी भी तरीके की आपकी जो डिस्टरबेंस होती है ना, वो अपनी स्टडी में मत आने दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो उसको आप स्टडी टाइम से अलग रखिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए, आप बीमार हो या फिर जो भी हो, उस तरीके की चीजें आप स्टडी टाइम से अलग टाइम जो आपको बचता है, आपकी इंटरटेनमेंट का टाइम जो बचता है, उसमें उसको मैनेज करके वो काम करते रहो। लेकिन आप अपनी जो डेली रेगुलरिटी है, जो कंटिन्यूटी है, उसको ब्रेक मत करो। ठीक है, क्योंकि छोटी सी कंटिन्यूटी ब्रेक अगर आप आज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत बड़ा हार्म पहुंचाएगी। ये क्लियर कट बात है। ठीक है, तो जितना आप कंटिन्यूअस होते हो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। नो डाउट रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप गैप लेके प्रिपरेशन करोगे, लेकिन जो कंटिन्यूटी के साथ रिजल्ट मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉपर बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का क्लास 10th आज से स्टार्ट होने वाला है। आई होप मजा आएगा यार आप सभी लोगों को पढ़ के। ठीक है, तो जितने लोग अभी तक पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप एनटीएससी की शुरुआत करने आए हो, आई होप आप इंजॉय करते रहोगे। आपका बस इतना काम है कि जो अभी के लिए सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो चीजें करा रहे हैं, उनको आप साथ साथ करते चलिए। जो पीछे की चीजें आपकी छूटी हुई हैं उनको आप डेली डेली या फिर वीकली बेसिस पे बैकलॉग्स की तरह ट्रीट करके उनको कंप्लीट करते रहिए अलग शेड्यूल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि ये पूरी पूरी क्लास की नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएगी। क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, ऐप का भी एंड टेलीग्राम का भी। दोनों चीजें आप डाउनलोड करिए और ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज हर एक चीज आपको यहाँ मिल रही है। अब कुछ बातें मैं ऐप के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ कि ऐप पर क्या क्या चीजें आपको मिल रही होंगी। आप वहां पर जाओगे, आपके स्टेट का पीवाईक्यूज मिल रहा होगा, क्लास की पूरी नोट्स मिल रही होगी। ठीक है, डीपीपीज मिल रहे होंगे वहां पर। तो इतनी फ्री चीजें जो अभी के लिए आपको डेली बेसिस पर मिल रही है। लाइक ऐसा नहीं कि डेली बेसिस इन द सेंस कि आपकी जो चैप्टर कंप्लीट हुए डीपीपी अपलोड हो गई। ठीक है, डब्ल्यूपी की आज अपलोड हो जाएगी, मुझे पता है तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलोगे, है ना, बोल ही रहोगे। मिल जाएगी, परेशान मत हो। चलो ठीक है, तो आज बेसिकली लेक्चर 1 होने वाला है। बहुत बेसिक बेसिक बात करेंगे। तो पूरे के पूरे चैप्टर में अगर आप नाम देखते हैं चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो भाई चैप्टर का पूरा अगर नाम एक बार देख लो तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। भाई हम बात किसकी करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की और उन रिएक्शंस की इक्वेशंस की, बस दो बातें। अब उनके बारे में डिटेलिंग करना हो गया, उनको लिखना हो गया, उनको बैलेंस करना हो गया, बस यही बात है कि रिएक्शन कैसी होती है और उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। बस इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। और बोर्ड लेवल पे तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, नहीं एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे खत्म हो जाएगा काम। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते चलेंगे। चलिए चेंजेस की बात करते हैं। तो चेंजेस के बारे में आप डेली लाइफ में देखते हो कि आपको बहुत सारे चेंजेस ऐसे मिल जाते हैं। आप डेली लाइफ में देखते हो मल्टीपल चेंजेस आपको मिल जाते हैं। जैसे घर पे मान लो कोई तुम काम कर रहे हो, गलती से तुमसे वो काम हो गया खराब। ठीक है, मान लो कोई काम तुम घर पे कर रहे हो, काम हो गया तुमसे गलती से खराब, अब तो तुम्हें मार पड़ेगी। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास कि भाई तुमने काम तो खराब कर लिया है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम काम को ठीक कर लो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि वो ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक होगा ही नहीं। मान लो कोई अरेंजमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, मान लो तुम्हारा दूध मान लो तुम्हें गर्म करना था, ठीक है, और वो फट गया। मान लो एक केस ले लो कि दूध तुम्हें गर्म करना था, तुमने नहीं किया, वो फट गया। अब तुम उसको भाई बदल तो सकते नहीं, अब पापा आएंगे मम्मी आएंगे, डांट पड़ेगी ही, चाहे मार पड़ेगी ही, है ना। लेकिन पानी को क्या करना था? बर्फ बनाना था। पहला काम ये था कि दूध को गर्म करना था, लेकिन तुम नहीं कर पाए, वो फट गया। ठीक है, और दूसरा काम कि भाई पानी को तुम्हें आइस के फॉर्म में जमाना था, क्योंकि पापा वगैरह आए पानी की शॉर्टेज में, आइस से काम चला लें। तो तुम मान लो भूल भी गए तो 10-20 मिनट बाद वो काम कर सकते हो। फिर मान लो किसी ने वो बॉटल फिर से बाहर निकाल दिया, फिर से वो पानी हो गया, तो तुम फिर से ले आके रख दोगे। तो एक तरीके का वो चेंज तुम्हारा क्या है कि तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर वो फिर से पानी में कन्वर्ट हुआ तो आप फिर से उसे आइस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में पॉसिबिलिटी नहीं कि भाई दूध फट गया तो फिर से उसको दूध वाले में ले आओ। तो बेसिकली चेंजेस आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं कि आप दो तरीके से चेंज कर पाते हो कुछ चीजों में। कौन कौन से भाई जो आपके पास दिखते हैं? पहला चेंज जो है वो फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज।
पहला जो चेंज आपको दिखता है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जहां पर हम स्टेट में सिर्फ चेंज ला पाते हैं। दूसरा स्टेट में, शेप में, उस तरीके के चेंजेस जो आप लाते हो। दूसरा क्या भैया, केमिकल चेंज, जहां पर केमिकल कंपोजिशंस में चेंज आ जाता है। ठीक है, केमिकल चेंज जहां पर केमिकल कंपोजिशंस में चेंज आ सकता है और वो रिवर्सिबल नहीं होती है। तो फिजिकल चेंज के बारे में पहली प्रोसेस में लिखवा दे रहा हूं, ये क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। जो आप क्या कर सकते हो भाई, हम इनको बैक ला सकते हैं। जैसे पानी बर्फ बन गया, ठीक है, बर्फ को फिर पानी बना दिया, फिर मन किया फिर बर्फ बना दिया, फिर हमको गुस्सा आई फिर से उसको पानी बना दिया। तो ये चीजें होती रहती हैं, मतलब हम ऐसी चीज जिसको क्या करते चले, एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में रहे। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एग्जांपल्स की बात करूं तो आप बोलोगे कि भैया आइस को हम कहाँ कन्वर्ट कर दें, वाटर में कन्वर्ट कर दें, या फिर सेम हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक भाई एग्जांपल बड़ा ही क्रिटिकल आता है भैया कि हम कटिंग ऑफ वुड, हम लकड़ी को काट रहे हैं, तो इज दिस अ फिजिकल कटिंग ऑफ वुड? तो बोलते हैं कि भैया एक बात बताइए, कटिंग ऑफ वुड आप करो फिजिकल है या फिर केमिकल है? ये बड़ा ही लॉजिकल सवाल आ जाता है। तुम लोग बोलते भैया लकड़ी कट गई तो उसको वापस जोड़ थोड़ी सकते हैं, है ना? तो ये तो भाई केमिकल हो गई, बोलो केमिकल हो गई। चलो ये हो गई केमिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस की बात करता हूं तो यहां पर लिखवा देता हूं कि इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, दूसरी एग्जांपल की यहां पर बात कर लो कि भैया मिल्क क्या हो गया, मान लो मिल्क को, अब आप फटा दूध तो लिख नहीं सकता, मैं कर्ड लिख दे रहा हूं, या फिर पनीर लिख लो, तो उस तरीके की चीज आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है भैया, बर्निंग ऑफ वुड, ये लिखो। अब ऐसी बात क्यों, बर्निंग ऑफ वुड? देखो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, जो आप कटिंग ऑफ वुड कर रहे हो बेटा, ये है तो फिजिकल ही प्रोसेस। मुझे पता था कमेंट बॉक्स में तुम लोग चालू हो गए होगे, भैया गलत है गलत है गलत है ना, गलत पढ़ा रहे हैं आप, गलत चीजें बता रहे हैं। ठीक है भाई, समझ लो, थोड़ा सा दिमाग रखो, विश्वास रखो, है ना, कराऊंगा पूरी चीजें सही बताऊंगा। तो कटिंग ऑफ वुड इन द सेंस कि आप क्या करो, उसकी शेप साइज में कन्वर्जन कर रहे हो। भाई फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जो इरिवर्सिबल है, सॉरी रिवर्सिबल है, आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ इस तरीके का भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ शेप और साइज में चेंज ला सकते हो। फिजिकल चेंज या तो आप शेप में उसके चेंज ला रहे हो, या फिर उसके साइज में चेंज ला रहे हो, या फिर उसके स्टेट में चेंज ला रहे हो, और वो रिवर्सिबल हो, क्या हो, रिवर्सिबल हो। तो इस तरीके के जो चेंज ला रहे हो वो, अब भाई लकड़ी तुम काट रहे हो तो ओवरऑल वो लकड़ी चाहे जितने पार्ट में काट दो रहेगी तो वो लकड़ी ही, उसका मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ है। जैसे अगर पानी को हम बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, है तो वो H2O मॉलिक्यूल ही, ठीक है तो H2O मॉलिक्यूल, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है, एक में लिक्विडिफाइड फॉर्म में है, तो दोनों चीजें हैं तो उसके अंदर की मटेरियल सेम ही। सेम वहां पर देखो, अब भाई मिल्क से कर्ड, अब मिल्क का जो ओरिजिनल मटेरियल था वो मिल्क तो रहा नहीं, वो कर्ड हो गया भाई, अब रिवर्स नहीं हो जा सकता। इसके जो पार्टिकल है, इसके जो मटेरियल है वो डिफरेंट है कर्ड, लेकिन मिल्क का जो प्रॉपर्टी थी, जो मेटेरियल था वो डिफरेंट था। अब बर्निंग ऑफ वुड की बात करें तो बोलो भैया लकड़ी जला दिए, अब क्या लकड़ी जल गई, वो राख हो गई, तो उसे बैक ला सकते हो? बिल्कुल नहीं, है ना। लकड़ी में होता क्या भाई, ऑक्सीजन के साथ उसका कार्बन रिएक्ट कर जाता है और ड्यू टू दैट वहां केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। लकड़ी आप जलाते होती क्या, ऑक्सीजन की मदद से वो जल जाती है। अगर तुम कहीं बिना ऑक्सीजन के जलाने की कोशिश करो, नहीं जलेगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, आप घर पे क्या करो, एक कैंडल जलाओ, उसको ढक दो, देखो कुछ देर बाद आग बंद हो जाएगी, बिकॉज टू बर्न एनीथिंग वी नीड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि बर्निंग ऑफ कोल बोलो, बर्निंग ऑफ वुड बोलो, यहाँ पर कार्बन की ही बर्निंग बेसिकली हम कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन में काम आता है। ठीक है, तो दो तरीके के चेंजेस है, फिजिकल एंड केमिकल। बेसिकली हमें पढ़ना केमिकल है, फिजिकल की बात आप कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स कमेंट में आप जरूर हमें बताते चलिएगा। चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन होता क्या भैया, एक तरीके से ऐसा चेंज जहां पर कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए। ठीक है, अ केमिकल चेंज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, बेसिकली केमिकल कंपोजिशंस का चेंज है। तो केमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर कुछ रिएक्टेंट्स मिलके कुछ डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का है जहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके केमिकल कंपोजिशन का रिएक्शन करके, केमिकल कंपोजिशन मतलब उनके जो केमिकल, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, वहां पर ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों आपस में, उसके एटम्स आपस में कनेक्ट होके क्या करें, वो एक दूसरी दोस्ती का फॉर्मेशन करें। जैसे घर पे रिश्ता होता है ना कि भैया लड़की पक्ष वाले अलग होते हैं, लड़के पक्ष वाले अलग होते हैं, लेकिन वो मिलते हैं और एक नया रिश्ता उनके बीच बन जाता है।
ठीक है, तो वो वाला काम है इस तरीके से कि दो डिफरेंट रिएक्टेंट मिलके एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर बात? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट, अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या बोलोगे, अ रिएक्शन in which reactant, one or more reactant, basically a chemical reaction in which one or more reactant reacts with each other to form a different product, form a different substance called as product having different property। क्लियर बात? ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरीके की रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो। जरूरी नहीं वो एक ही प्रोडक्ट हो, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो इन दोनों इंडिविजुअल से डिफरेंट प्रॉपर्टी कैरी करते होंगे, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हो तो सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल हम पानी का ही ले सकते हैं कि हम हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें एक पानी मिल जाता है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके नेचर में भी मिलते हैं, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में भी आसपास है, लेकिन जब तक वो दोनों मिलेंगे नहीं तब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि पानी घूम रहा है नेचर में, ऐसे है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में आप कंबाइन करते हो तो हाइड्रोजन जो गैस होती है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी आपके वाटर की, और जो ऑक्सीजन है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी आपके वाटर की, तो ये केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया। ठीक है, क्लियर है केमिकल रिएक्शन? बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। तो इसमें होता क्या भाई, रिएक्टेंट जो इस एरो के लेफ्ट में होते हैं और इस एरो के जो राइट में, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहला भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, पिछले साल भी यही बताया गया था कि रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट 1 बोलिए प्लस रिएक्टेंट 2 बोलिए, रिएक्टेंट 2 बोलिए, मिलके क्या बनाते हैं भैया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, एरो क्या दिखाता है, एरो दिखाता है भाई कि आपका जो ये रिएक्टेंट है ये आपस में कन्वर्ट होके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप घर पे देखते हो ना कि नींबू पानी चीनी ये सब मिलाते हो, आप मिला के एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हो। ठीक है, दूसरा भाई क्या बताया जाए केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी, बोलिए दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जा सकती है। ठीक है, चलिए, और दूसरी प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाई केमिकल रिएक्शन कहीं पर भी हो रही होगी तो वो बेसिकली किस नेचर की होगी, इरिवर्सिबल होगी, रिवर्स आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए भाई, आप आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे अपने सबसे पहला ले लिया था कि मिल्क टू कर्ड, अगर ये कन्वर्जन हो गया आप इसको वापस नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन ले लेता हूं मैं, रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो या फिर सल्फर कॉपर ले लो। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं सारे क्या हैं आपके बेसिकली रस्टिंग, है ना। जब आप कोरोजन, कोई भी एक मेटल कोरोड हो जाए तो वो रिवर्स प्रोसेस नहीं है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, वो रिवर्स प्रोसेस नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपका रिवर्स प्रोसेस आप नहीं कर सकते हो, वो हो गया, एक बार हो गया। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी भाई, तीसरी प्रॉपर्टी की जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। बोलो, क्लियर बात कि भाई जो आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी आपकी इंडिविजुअल रिएक्टेंट से अलग होगी। ये केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है वाया केमिकल रिएक्शन। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन की बात करते हैं। यही सेम चीज मैंने देखो पिछली बार भी आपको बताई थी, यही सेम चीज आज भी बताऊंगा। अब हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। देखो अब
आपको मल्टीपल दिख रही चीजें, कहीं फिजिकल रिएक्शन हो रही होगी, कहीं केमिकली हो रही होगी, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे भाई कौन सी फिजिकली है कौन सी वो है। मान लो आप भाई लकड़ी को बर्न कर रहे हो तो वो फिजिकल है केमिकल है, कैसे पता लगा कौन सा चेंज है वो। तो तुमने चेंज अभी पढ़ लिया कि वो रिएक्ट हो जाती है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वहां पर बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, कंबशन हो जाता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखिए अब इवॉल्व पहला जो भाई सबसे उस पे सबसे पहला जो आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भाई कहीं पर भी रिएक्शन हो रही होगी तो हमें वहां पर गैस देखने को मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपसे बात करूं मैं एग्जांपल के तौर पर, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसको जैसे ही आप पानी में डालते हो तो यहाँ पर एक NaOH बनता आता है प्लस आपकी H2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है, विच इज अनडिजॉल्वेबल। तो ये दोनों बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये अक्सर देख रहे होगे सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया ये सब बहुत विग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को पानी में डाल रहे हैं, सोडियम को क्या कर रहे हैं पानी में डाल रहे हैं, कितना इंस्टेंट वहां पर फायर हो जा रहा है ड्यू टू विग्रस रिएक्शन ऑफ सोडियम, बहुत तेजी से वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, मुंबई की ठीक है कैंडल गिर जाओगे तो पॉप करके वो बर्न हो जाती है, ठीक है। चले आगे, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं चेंज ऑफ कलर। अब इसके लिए बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं भाई, आयरन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये रस्ट, ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये रस्टिंग है, ये प्योर आयरन है, यहाँ पर देखिए। अब जैसे रस्टिंग और उनकी कलर चेंज हो जा रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप KMnO4 जब पानी में डाल लो वहां पर भी रिएक्शन होता है, वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। तो डिफरेंट तरीके की आपको चीजें हम मिल रही है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जांपल देख लीजिए, आयरन है प्लस ह्यूमिडिटी चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट में Fe2O3 ये रस्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो गया आयरन .XH2O, ये बेसिकली 10H2O जितना आपको गिवन होगा वो उतना आता है, ठीक है। ये क्या भैया आयरन है। और आप अक्सर देखते होंगे कि इस तरीके की रिएक्शन कब होती है, जब आपकी नमी होती है एटमॉस्फेयर में, मतलब ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट। ये H2O क्या दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी को दिखा रहा है, ठीक है। ये H2O ह्यूमिडिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया नमी है, जैसे बारिश का मौसम हो गया उस टाइम में हमारे हवा में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो उस टाइम पे आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, और वो क्या बना देता है, रस्टिंग कर लेता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, ठीक है। तो ये उसकी रिएक्शन होती है बेसिकली, Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर से मिलके Fe2O3 ऑक्सीडाइज हो जा रहा है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर कलर की चेंज आप बेसिकली दे सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको कलर के मिल जाएंगे। सबके जितने भी आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनके एग्जाम्पल एक आपको क्या करना है, कमेंट करना है एक एक, ठीक है। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल एज योर कलीग्स नॉलेज। थर्ड की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज मीनिंग, देखो एक दो वर्ड थोड़े बहुत नहीं बोल पाता हूं मैं कभी कभी, ठीक है, तो उसके पीछे मत जाना। बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट पहले तो होता क्या उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हो, और रिएक्शन के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो आपका पहले तो पूरा मटेरियल जो सॉल्यूशन है जो बन के आया वो लिक्विडिफाइड फॉर्म में हो, और उसमें कुछ आपको जैसे थक्के थक्के टाइप की चीजें मिले जो उसमें अनडिजॉल्वेबल हो, ठीक है, जो उसमें डिजॉल्व ना हो रही हो, दैट विल कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट फॉर्म, जो उस लिक्विड में डिजॉल्व ना हो। जैसे आप चीनी घोलोगे डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ और नमक घोल लोगे डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल उसमें डाल दी जो डिजॉल्व ना हो। जैसे अगर आप दही की बात करो, दही एक एग्जांपल ले सकते हो कि दही के पार्टिकल जैसे दूध फट जाता है तो आप देखते हो उसमें कुछ सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिल जाता है, तो दैट इज जो प्रेसिपिटेट फॉर्म, कि पानी जो उसमें लिक्विड है उसमें वो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है प्रेसिपिटेट, और इसे हम किससे दिखाते हैं, प्रेसिपिटेट से दिखाते हैं। और सिंबल हम क्या यूज कर देते हैं, इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, डाउन एरो, कि वो जम गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप कि इस पूरे सॉल्यूशन में कुछ डॉट 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 तरीके की चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ बैठी हुई चीजें भी हैं, तो ये प्रेसिपिटेट है, मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके पहचानने का भी तरीका कि जो आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा उसमें एक चीज एक्वस में आपको मिलेगी प्लस दूसरी चीज सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिल जाएगी, समझ जाइएगा वो प्रेसिपिटेट है। उसको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इसका इलेबोरेशन आगे होगा यहीं पर।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको कमेंट करना है, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए भी मैं छोड़ते रहता हूँ, ये मेरा पुराना आदत है, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ते रहता हूँ, क्योंकि हर एक चीज आप अगर आप खुद नहीं सोचोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ा सोचो, एनसीईआरटी पढ़ो, खोदो कि रिएक्शन क्या हो सकती है, प्रेसिपिटेट का मान लीजिए एग्जाम्पल लिखने क्या आ गया बोर्ड में ही, तो क्या लिखोगे। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा, बाकी हमारे उसमें नहीं आएगा एनटीएससी में, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ये कमेंट वाला काम बेसिकली बोर्ड के पर्पज के लिए, तो बोर्ड का जब पर्पज से पढ़ाया जाएगा तो बोर्ड के लिए मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ा गया है। चलिए, एनर्जी चेंज की बात करें तो एनर्जी चेंज बेसिकली रिएक्शन में दो तरीके से देखा जा सकता है। जैसे किसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, जैसे आप मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक करना है, तो हमें उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना पड़ेगा, उसे ब्रेक कराना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, डिकम्पोज कराने के लिए। मान लीजिए कहीं पर एनर्जी निकल रही हो, रिएक्शन से ही एनर्जी निकल रही हो, तो वहां पर दो तरीके की रिएक्शन होती है। पहली क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी क्या होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका अंतर समझ लो, एक्सो मतलब एक तरीके से बाहर, यहाँ पर बाहर निकल रही हो, ठीक है, निकल रही हो इस तरीके से, और यहाँ पर बेसिकली अंदर जा रही, इंड है ना, अंदर जा रही हो, एक तरीके से एंट्री वाला काम आपसे ले सकते हो, यहाँ से एक्सो बाहर वाला काम, तो यहाँ अंदर जा रही हो, ठीक है, अंदर जा रही हो मतलब क्या है भाई, अंदर जा रही हो, इस तरीके से थोड़ा सा एक फील ले सकते हो कि एक्सोथर्मी का मतलब एनर्जी रिलीज। इसका क्या मतलब भाई कि एनर्जी क्या हो रही होगी, रिएक्शन से रिलीज हो रही होगी, मतलब बाहर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वहां पर एनर्जी की रिलीज दिख रही होगी। और जब इंडोथर्मिक एनर्जी नीड, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर आप करंट के फॉर्म में दे सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म में आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मी का मतलब कि ये रिएक्शन है, इससे एनर्जी बाहर निकल रही हो, एनर्जी बाहर निकल रही हो। जबकि जब ये रिएक्शन कराना हो तो आप जब एनर्जी दे रहे हो, ये क्या भैया, एनर्जी जब आप दे रहे हो दैट इज इंडोथर्मिक, अब जब निकल रही हो एनर्जी दैट इज एक्सोथर्मिक। वो किसी भी फॉर्म में निकल सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इज द केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी हीट आउट टू द सराउंडिंग। जब क्या है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज लेसर, ठीक है, इसके बाद ज्यादा हो। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज डाउन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, क्लियर है बात, बोलो क्लियर है। चलिए, तो लिख लेना, यहां पर दो तरीके के हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जहाँ अमोनिया बनाते हो तो वहाँ पे हीट की जरूरत पड़ती है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हो वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये दोनों हम लोग डिटेल में देखेंगे, इनका भी आगे जाके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी ये डिटेल में आएगा, तो वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से मैं कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि जब एनर्जी रिलीज हो रही हो या फिर जा रही हो, तो इसको थोड़ा सा फील लेते हैं रिएक्शन कंडीशन के लिए। जैसे मान लीजिए ए रिएक्ट कर रहा है बी से और बना रहा है सी, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी, मान लीजिए एनर्जी वर्सेस हम रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बना रहे हैं एक, तो ग्राफ आई होप आपको पता होगा कि एनर्जी की जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो यहाँ है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें एनर्जी दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, एक समय पर ऐसा आया जहां पर रिएक्शन क्या हो गई, प्रोग्रेस में जा रही थी। ये तो भाई प्रोग्रेस में देखो एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, समय के साथ इंक्रीज होते होते आपकी देखो यहाँ पर रिएक्शन भी बढ़ रही है। एक समय पर रिएक्शन बढ़ गई, उसके बाद एनर्जी क्या होने लगी, घटने लगी। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई फाइनल, ये हो गई, ये हो गई, देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया यहाँ पर रिएक्टेंट, और यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट। तो जैसे हम ईपी से दिखा रहे हैं, इनको हम ई आर से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा ईपी इज लेसर देन ई आर। तो भाई कोई भी रिएक्शन होगी, जहां कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो क्या करना चाहिए, अपने सिस्टम की एनर्जी डाउन करना चाहेगी, ठीक है, अपने सिस्टम की एनर्जी डाउन करना चाहेगी। और जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको उस रिएक्शन की मिलती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, कि उस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। कभी कभी बोला जाता है कि मान लीजिए आपको ये रिएक्शन करवाना है, ठीक है, आपका रिएक्टेंट यहां पर था,
ठीक है, आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी, कि भैया हम यहाँ तक वाली इतनी एनर्जी अगर दे देते हैं ना तो इसके बाद का ग्राफ तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कम भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में एनर्जी अकर कराने के लिए, रिएक्शन अकर कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे बाइक अगर चालू करना है, मान लो तुम बोल रहे हो कि भैया एक बार बस चालू हो जाए, फिर तो वो चलती चली जाएगी, एक बार बस चालू हो जाए, तो आप बोलोगे कि 10 ग्राम 20 ग्राम पेट्रोल लगता है इसको, एक बार में चालू हो जाएगी। तो 20 ग्राम पेट्रोल मैंने डाला, वो चालू हो गई, उसके बाद की कहानी तुम चला रहे हो। जैसे तुमने देखा होगा सीएनजी वाली गाड़ियां और पेट्रोल वाली गाड़ियां, एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, मान लीजिए ये चलती है सीएनजी पे भी, लेकिन स्टार्ट होती है किससे, स्टार्ट होने के लिए इसको चाहिए भैया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल चलती है सीएनजी से भी है, लेकिन स्टार्ट होने के लिए हमेशा चाहिए पेट्रोल, क्योंकि हाई पावर। तब तुम बोल रहे हो कि भैया बस आप क्या करिए कि 10 ग्राम पेट्रोल इसमें डाल दीजिए, चालू हो जाएगी। ठीक है, 10 ml, अब ग्राम तुम बोलोगे मुझे पता है, ml, ठीक है, 10 ml मान लो पेट्रोल आप डाल दीजिए इसमें, बस एक बार ये स्टार्ट हो जाए, उसके बाद तो हम सीएनजी चला लेंगे। भैया जो स्टार्ट होने के लिए आपको देना पड़ेगा ना काम, जो उसको करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, भाई गाड़ी चलना ही है तो वो चलने के लिए जो देना पड़ेगा स्टार्टिंग में एनर्जी, इसे ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और उसकी अगर आपको निकालना है तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का होता है। तो ये जब भी चेंज आए तो आप इसको रीड एटलीस्ट कर लो, पूछा नहीं जाएगा बट रीड कर लो कि क्या है। अब इसके बीच का डिफरेंस आपको बेसिकली यहाँ से समझ में आ जाएगा कुछ, कि अगर आपका ये क्या है भाई, कौन सा वाला है, हाँ चलो हम देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो इनकी बात करूं तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। देखिए तो भाई यहाँ रिएक्टेंट क्या होता है, पहले ध्यान से देखना फिर समझ में आ जाए ग्राफ। कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी पहले बहुत ज्यादा थी, बाद में ये प्रोडक्ट बनी जिसकी एनर्जी कम हुई। तो क्या यहाँ पर एनर्जी जो निकली है प्रोडक्ट में, नहीं, अब वो यहाँ पर रिलीज होगी, बोलो यहाँ पर रिलीज हो गई होगी। भाई एनर्जी जितनी थी, आप पढ़ते हो ना, एनर्जी को भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो, हटा नहीं सकते हो, उसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी बहुत ज्यादा, यहाँ इतनी बड़ी ये एनर्जी को बता रही है वाली लाइन, तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा थी, तो बाद में प्रोडक्ट बनी उसकी एनर्जी कम है। तो क्या एनर्जी इस रिएक्शन में होने के बाद रिलीज हो गई होगी कुछ, जिसे हम यहाँ ऐसे दिखाते हैं, जो आप वहां पीछे एरो देख रहे थे, एनर्जी रिलीज हो गई है। बोलो क्लियर बात। तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। बोलो क्लियर बात। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये क्या भैया, रिएक्टेंट तो ER, यहां पर प्रोडक्ट, तो ये कुछ इस तरीके की कहानी, ये प्रोडक्ट बन गई। इस केस में अगर आप देखें तो EP जो है वो ज्यादा है ER से। इसका मतलब रिएक्टेंट से जब आप कन्वर्जन करा रहे थे प्रोडक्ट में जब आप ला रहे थे तो पहले एनर्जी कम थी, देखो पहले एनर्जी कम थी, बाद में हो गई प्रोडक्ट की ज्यादा। तो आपने कुछ तो खेल जरूर खेला होगा, मतलब रिएक्टेंट में आपने कुछ एनर्जी डाल दिया होगा, तभी तो वो जाके फाइनल प्रोडक्ट में और एनर्जी हो गई होगी। बोलो पहले एनर्जी ज्यादा थी इस केस में, तो बाद में प्रोडक्ट की कम हुई, तो कुछ एनर्जी बाहर निकल गई होगी, है ना। मान लो पहले तुम 10 किलो चीनी दुकान से लेके निकले थे, 10 किलो चीनी तुम यहाँ से दुकान से लेके निकले थे, घर पहुंचे तो 5 किलो निकली, तो भैया 5 किलो कहीं ना कहीं तुम फेंक दिए होगे। तो बात तो यही है ना कि 10 किलो लेके निकले थे, 5 किलो प्रोडक्ट में मिली, तो 5 किलो तुम कहीं फेंक दिए हो, तो वो 5 किलो निकल गई है तुम्हारे थैले से, गिर गई है कहीं, तो वो रिलीज हो गई है। वो रिलीज क्या कहलाएगा भाई, एक्सोथर्मिक। और मान लो तुम वहां पे दुकान पे खरीदे हो 5 किलो, ठीक है, घर पे मिल रही है 10 किलो मम्मी को, तो मम्मी तो खुश हो जाएंगी, लेकिन बाद में बोलेंगी कि चोरी करके लाया है, ठीक है। तो फिर तुम प्रूव करोगे कि भैया हो सकता है कि पिंटू मिला था हमको रास्ते में, वो कुछ एनर्जी डाल दिया हो हमारे बैग में, कुछ चीनी ऐड कर दिया हो, तो कुछ न कुछ अलग से इसमें ऐड किया गया होगा। तो जब ये इस एडिशन को हम एब्जॉर्ब बोलते हैं, केमिस्ट्री भाषा में एब्जॉर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एनर्जी एब्जॉर्ब। तो कभी इस तरीके का अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कितना है कैसे है, तो आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको निकालना हो यहाँ से एनर्जी। अगर कभी इस तरीके से पूछ लिया जाएगा एनर्जी रिलीज कितना है, तो यहाँ से आप निकाल भी सक रहे हो। आपको EP पता हो और यहाँ से ER और EP पता हो, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो भाई यही तो है एनर्जी रिलीज। दोनों के एनर्जी में डिफरेंस कितना है, यही है
ये क्या है, एनर्जी रिलीज, है ना, यही तो है एनर्जी रिलीज, ये वाला पार्ट। अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो आप निकाल भी सकते हो, दोनों का क्या करना है, जस्ट आपको डिफरेंस ले लेना है दोनों की एनर्जी में, तो आप निकाल भी सकते हो। तो ग्राफ आई होप आप रीड कर लोगे कि भाई जिसमें ई आर ऊपर हो, ईपी नीचे हो, एक्सोथर्मिक, जिसमें ईपी ऊपर हो, ई आर नीचे हो, दिस इज इंडोथर्मिक। बस इतनी बात थी, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब होगी, कहाँ रिलीज होगी। ठीक है, लास्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट, कि भैया कहीं पर भी रिएक्टेंट क्या हो, सॉलिड में हो, प्लस रिएक्टेंट कुछ सॉलिड में हो, बाद में मिलके दोनों क्या हो गए, प्रोडक्ट जो बन गया वो लिक्विड में हो जाए। तो इस तरीके का चेंज भी अगर आपको दिख रहा है तो बहुत सारे आप H2O की ही बात कर लो तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में हम लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन को आप गैसियस फॉर्म में लेते हो, ये बाद में जाके H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी आपका क्या है, केमिकल कंपोजिशन का रिएक्शन है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट का है। ठीक है, तो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने का कि उसका स्टेट भी चेंज हो रहा होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर बेसिकली हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी भी आपको इस तरीके से बोला गया, इसका क्या मतलब है कि ए है और बी है, मिल के क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या फिर रिवर्सिबल है। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं, इस सिंबल का क्या मतलब है कि रिवर्सिबल है, कि भैया A और B जितना C और D में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही C और D A और B में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब रिएक्टेंट बेसिकली जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही, ठीक है, जितना कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट फिर से वापस आ जा रहा है किसमें, इसमें। जैसे इस तरीके का कुछ सेटअप अगर आप लगाते हैं, पानी का सेटअप है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर निकल रहा है पानी, इस तरीके से गिर रहा है, फिर यहाँ पर वापस पानी इसी में आ जा रहा है। तो आप जितना यहाँ डालोगे फिर से वो घूम के इतना आ गया, जितना यहाँ गिरा फिर उतना आ गया, जितना यहाँ गिरा उतना आ गया। तो बेसिकली ये एक रिपीट और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि एक समय के बाद वो रिपीट होने लगेगा। तो वैसे ही कोई एक रिएक्शन जो आपस को एक दूसरे क्या करता है, लगातार चलता चला जाए। जैसे कुछ भाई पार्टिकल रिएक्टेंट्स के कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और कुछ निकल के कहाँ रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन लगातार चलता चला जा रहा है, तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही जरूरत का नहीं था। चलो एक क्वेश्चन है, फटाफट करिए, वीडियो पॉज करिए। अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज, बताइए फटाफट बताइए। चलिए ये होमवर्क के लिए है, पहला होमवर्क, जरूरी नहीं कि यहीं पर एंड करेंगे, होमवर्क रहता रहेगा, आपको फटाफट बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक, इसीलिए दे रहा हूं। एन इक्वेशन विच कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड एरो इज कॉल्ड। ये भी आपके लिए होमवर्क है बेसिकली, और ये तो यार थोड़ा सा फिजिक्स का दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, है ना, फिजिक्स का दिमाग लगाओगे तो। चलो आगे, which of the following is not a chemical change, this is also a homework, use your brain, and this is also a homework, use your brain, या फिर चैट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ये वाला मैं ये वाला तो मैं करा ही चुका हूं, इसके लिए आंसर आप देख लो, ठीक है, डाउन एरो आप करते हो बेसिकली। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखो केमिकल इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, इक्वेशन, केमिकल्स की इक्वेशन, जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी इक्वेशन, उनको लिखने का तरीका। अब मान लीजिए आप मुझसे जबानी भाषा में बोलते रहो H2 प्लस O2 बराबर, सॉरी हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तुमने बोल दिया, लेकिन मैं बोलूंगा पन्ने पे लिख के दिखाओ, तो भाई आप जो लिखोगे, जो आप बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसको चीज में हम लिख के रिप्रेजेंट करें, भाई क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप बेसिकली बोल सकते हो कि रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिटन फॉर्म तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हो भाई, वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ कंपाउंड्स का नाम। दूसरा हम आई होप न्यूमेरिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्या न्यूमेरिकल या फिर सिंबल, सिंबल इक्वेशन,
सिंबॉलिक इक्वेशन लिख लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन से ही क्लियर होगा क्या। देखो वर्ड इक्वेशन का मतलब हम क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड हो, कुछ भी होगा, इनका हम क्या वी यूज द नेम ऑफ के मॉलिक्यूल कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। यहाँ पर वी ओनली यूज द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं पानी का ही। पानी को अगर आपको लिखना है भाई वर्ड इक्वेशन में तो आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ये आपका क्या होगी, वर्ड इक्वेशन। जहां पर आप सिंपली मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वाटर आपका कंपाउंड बन के बना रहा है, तो डायरेक्टली आपने नाम लिख दिया, तो ये आपकी वर्ड इक्वेशन। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दें अगर सिंबॉलिक इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल इक्वेशन में लिखना चाहें तो H2 हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। बस ये उनके सिंबल्स के। हाइड्रोजन को H से दिखाते हो आप, पहले कैपिटल लेटर से, पहला जो भी नाम का पहला अक्षर होता है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से, एंड दोनों मिलके H2O बनाते हैं कि स्पेसिफिक कंबाइंड फॉर्म में दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमने बता ही दिया दोनों, ठीक है। इसकी बात लिख देता हूं मैं कि डन, पहले ही हमने कर लिया है। आगे ठीक है, तो अब इसके बाद क्या क्या चीजें हैं, हाँ ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगी। तो कुछ कन्वर्जन कर लीजिए, कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल इक्वेशन और वाइस वर्सा। यहाँ लिख देता हूँ, मतलब उल्टा सीधा आपको करना है, समझ पा रहे भाई होप। चलो पहला क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा पोटेशियम प्लस वाटर में हम पोटेशियम को डाल रहे हैं, वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बेसिकली, तो गैस में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर बात। चलिए तीसरा भाई, तीसरा और क्या लिख दे, चलिए ठीक है। पांचवा भी और कुछ लिख देते हैं। पांचवा बोली क्या लिख दे, कोई एक रिएक्शन और लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं, कुछ रिएक्शन इसका भी हम लोग बना देते हैं। इनको कैसे करें भाई, एक और कुछ लिख देता हूं मैं, उनका कन्वर्जन आप बता दीजिएगा क्या होगा। वैसे इजी है, ऐसा चीज बहुत कुछ है नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ रिएक्शन है भाई, इनको आपको कन्वर्ट करना है। जैसे वर्ड इक्वेशन है, सिंबल में कन्वर्ट करो, सिंबल है वर्ड में कन्वर्ट करो। अगर करना है तो एक आध दो ठो मैं करवा दे रहा हूँ, बोलो तो करवा दूँ, नहीं तो जाने दो।
देखो लिख लो, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वर्ड इक्वेशन इनको कन्वर्ट करना है आपको किस में भाई, न्यूमेरिकल इक्वेशन। या फिर उल्टा गिवन होता तब आप सोडियम को आपको पता है Na+Cl2 मिलके क्या बनेगा, NaCl, ये बन गया आपकी इक्वेशन, खत्म। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये इंडिविजुअली ही इसको स्टोर करके रखते हैं, इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। क्लोरीन गैस है डायटोमिक, तो वो 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और उधर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये गिवन होता तो ये कन्वर्ट करना होता है, या फिर ये गिवन होता तो ये कन्वर्ट करना होता। उसके लिए आपको बेसिकली कंबाइनिंग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कितने से वो कंबाइन करेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, पहला। दूसरा आ गया भाई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो यहाँ से जो बात आती है वो बैलेंस, और ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हमें पता है कि भाई हम अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट में लेके जा रहे हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको देखो, कोई भी रिएक्शन दिखाने का तरीका, एक एरो, एरो क्या दिखाती है कि कोई चीज कन्वर्ट हो रही है, वहां जा रही है। तो रिएक्शन में जितना आपने अमाउंट लिया होगा इस पूरे रिएक्टेंट का, उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो बेसिकली इसका अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले, तो यहाँ से बेसिकली बोल सकते हो कि द मास, द टोटल अमाउंट ऑफ मास of reactant plus product before reaction must be equal to the total amount of mass of product plus reactant after reaction। ये आपको 11th में समझ में आएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपसे जनरली बोला जाता है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट की, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली होना क्या चाहिए, जो आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है प्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पर कुछ लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मिसिंग हो जाती है। ठीक है, अभी नहीं, अभी के लिए आपको नहीं सोचना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ, तो मान लीजिए H2 + O2 हमने लिया, तो यहाँ पर मिला हमको H2O। तो अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर एटम बदलेगा तो मास बदल जाएगा, अगर नंबर ऑफ एटम इधर उधर घट गए तो मास भी घट बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम के बेस पर भी हम कंपैरिजन करके यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं। तो मान लीजिए रिएक्टेंट में मैं बोलूँ तो हाइड्रोजन की बात करूँ तो 2 एटम है, ऑक्सीजन की बात करूँ तो 2 एटम है। यहाँ पर बात करूँ हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमको 1 ही मिला। तो भैया हमने लिया तो यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 मिला। मतलब जहां पर भी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जहां पर भी नंबर ऑफ एटम्स, टोटल की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अगर ये दोनों भाई साहब बराबर होते हैं देन वो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड के कंडीशन में आ जाती है। बैलेंस्ड की कंडीशन में अगर वो दोनों लोग अनइक्वल हैं, ठीक है, अगर वो दोनों लोग अनइक्वल हैं तो वो अनबैलेंस्ड की कंडीशन में आ जाती है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब बैलेंस्ड होगी तो फिर चिंता ही क्या बात है, अगर बैलेंस्ड हो तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है देन यू हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज हमें हर एक चीज साफ सुथरी अच्छी दिखती है, दिखनी भी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला जो रूल नंबर 1 पहला क्या भैया, कांट डिस्टर्ब द इंडिविजुअल individual molecule of compound, individual molecule of compound। ठीक है, आप इंडिविजुअली किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूं सोडियम प्लस वाटर, नहीं, तो फिर आई होप ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल लेते हैं, और सिंपल ले लेते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl बना देता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके की रिएक्शन आपको मिली है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे भाई, इधर काउंट करेंगे तो सोडियम इधर 1 है, इस एरो के इधर 1, देखो काउंट करना पहले आपको कि बैलेंस है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, जो रिएक्टेंट है वहां पर नंबर ऑफ एटम सोडियम का 1, प्रोडक्ट में 1 बराबर है, क्लोरीन का 2, वहां पर 1। तो ऐसा नहीं करोगे कि जाके यहां पर आप कर दोगे। देखो पूरे कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी चीज को कन्वर्ट करेंगे तो आप पूरे के पूरे कंपाउंड में चेंज लाएंगे, कि 2 कंपाउंड, उसका 2 मॉलिक्यूल बेसिकली, ठीक है। तो पूरे के पूरे कंपाउंड में, तो इसके लिए हम रूल नंबर 1 क्या करते हैं, रूल नंबर 1, पुट अ ब्लॉक ऑन ईच एंड एवरी सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपका होगा उस पर हम क्या करेंगे, ब्लॉक पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन होगी उस पे हम एक ब्लॉक, हम क्या करते हैं सारे एलिमेंट्स पे, जो भी कंपाउंड है, एलिमेंट, एटम है, सब पे आप क्या करोगे, एक ब्लॉक कंप्लीटली, एक पहला तो ब्लॉक खींच लोगे इस तरीके का, ठीक है। ये क्यों किया आपने, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। NaCl, मतलब आप इंडिविजुअली अब किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब जो भी आपको डिस्टर्बेंस लानी है वो पूरे के पूरे सिस्टम में लाओगे आप। तो मान लीजिए यहाँ सोडियम 1 था, यहाँ क्लोरीन 2 था, सोडियम 1 क्लोरीन 1। तो अब आपको डिस्टर्बेंस अगर लाना है तो आप पूरे के पूरे सोडियम में लाओगे, पूरे के पूरे Cl2 में लाओगे, पूरे के पूरे इसमें लाओगे, ठीक है। अब दूसरी चीज भाई, सेकेंड इक्वेशन, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2, ठीक है, पहला ये काम हो गया। दूसरा बेसिकली रूल नंबर 1 या 2 आप स्वैप कर सकते हो, इस तरीके का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, चार्ट बना लो। नंबर ऑफ एटम्स की बात यहाँ कर लो, ठीक है। यहाँ क्लोरीन की बात कर लो, ठीक है। सॉरी, इसको मैं एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं सोडियम की, यहाँ बात कर लेते हैं क्लोरीन की, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स इधर की तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ पर, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में, यहाँ पर प्रोडक्ट में। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे पहला काम, ताकि हमें पता चले कि कितना अनबैलेंसिंग है, कितनी करनी है। तो रिएक्टेंट में सोडियम का एटम 1 है, क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो बैलेंस है, लेकिन कौन डिस्टर्ब है, ये। तो हम हमेशा जो डिस्टर्ब है पहले उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। बिफोर दैट वी हैव टू ऐड अ स्लाइड, ठीक है, एक स्लाइड ऐड कर लूंगा तो काम हमारा हो जाएगा। डुप्लीकेट, ठीक है, चलिए इसको मैं करता हूँ प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देखो थर्ड स्टेप, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, बैलेंस फ्रॉम लेसर नंबर ऑफ एटम। आप हमेशा उसको बैलेंस करने के पीछे भागोगे तो ज़्यादा इजियर होगा। वैसे ये कुछ है नहीं यार, एक तरीके से तुक्का मारना इसको बोल सकते हो आप, कि तुक्का मार रहे हो आप, ठीक है। मार तो तुक्का ही रहे हो, कि बस हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम बोलते हैं, हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में तो हम क्या करते हैं, पहले सोडियम था प्लस क्लोरीन था, मिलके क्या बना रहा था, NaCl बना रहा था, ठीक है। इनको हम ब्लॉक कर देते हैं, पहला स्टेप ब्लॉकिंग का हो गया। दूसरा हमने टेबल बना ही लिया था, तो टेबल में यहाँ बना दे रहा हूँ। सोडियम की बात करता हूँ, ये रिएक्टेंट की बात हो गई, रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन, तो ये था 1, ये था 1, ये 2, ये 1। अब हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट में इनको बैलेंस, ये तो डिस्टर्ब नहीं है, बड़े मॉलिक्यूल में हमें इस सब की जरूरत पड़ेगी, बस छोटे में नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले जो गड़बड़ है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए ये तो भाई, अब देखो 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब जब भी आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे डब्बे के सामने करोगे, मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड। तो अब क्या हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, तो भैया ये बैलेंस हो गया 2, ये भी बैलेंस हो गया 2, ये भी 2 2 बराबर हो गई बात। लेकिन अब क्या यहीं से काम हो गया खत्म, छोड़ के आगे बढ़े, मार पड़ जाएगी, स्कूल में नंबर कट जाएंगे। अब फिर से एक बार चेक करोगे क्या अभी बैलेंस है, तो बोलोगे सोडियम यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1, तो सोडियम यहाँ पर प्रोडक्ट में अब 2 हो गया, अब 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में क्या है 1 है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हटा के 2 कर लो, 2 कर लो, फिर से क्रॉस चेक करो तो 2 सोडियम रिएक्टेंट में, 2 सोडियम, 2 सोडियम प्रोडक्ट में बराबर, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट में 2 और 2 वहां पर बराबर। अब क्या हो गई, नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, क्यों आप बोलोगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ये NaR बराबर NaP, ये आप कर लोगे। नंबर ऑफ एटम्स, हाँ नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, खत्म। ठीक है, चलिए एक और करिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको देता हूं तो किसी भी तरीके का मैं दे सकता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए मैं मान लीजिए कोई भी एक देता हूं आपको, रुक जाए मैं कुछ लिख लेता हूं। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C3H8 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 मिलके क्या बना रहा है 3CO2 कंबशन रिएक्शन प्लस X टाइम ऑफ H2O। तो आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से करिए। C3H8 बराबर 5O2, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, मैं उसमें वो कोई और मेथड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके का काम है। C3H8 5O2 3CO2, तो चार्ट बना लेते हैं। आप स्टॉप कर लीजिए वीडियो को, करके फिर बताइए। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट की बात हो गई, ये प्रोडक्ट की बात हो गई। रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट में 8 है, यहाँ पर 2, देखो ये x है, ये 2 है, तो आप लिखते वक्त x × 2 करेंगे तो 2x है। ठीक है, जब होल कंपाउंड के बाहर कुछ होता है और इसकी यहाँ पर कुछ लेता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लिखते हो। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर 10 है, कैसे 5 × 2, यहाँ पर x × 1। ठीक है, x × 1 प्लस यहाँ पर 3 × 2, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 × ये हो जाएगा। अब अगर ऐसी कंडीशन होनी है तो मतलब ये तो भाई कार्बन तो हमारा बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर x को बैलेंस होगा। तो भाई x को क्या आप बोल सकते हो कि जितना हाइड्रोजन भैया 2x जो होगा वो बराबर 8 हो जाए, या फिर x + 6 बराबर क्या हो जाए 10 हो जाए। दोनों में से हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4। खत्म कहानी, खत्म कहानी, बोलो। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर। मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-3। ठीक है, फटाफट से मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, करो। ठीक है, चलो फटाफट से 2-3 क्वेश्चन करो। पहला ये क्या भैया, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशंस। फटाफट से बैलेंस करिए यार। Al + HCl बराबर AlCl3 + H2, पहला हो गया। दूसरा KClO3 will decompose into KClO4 प्लस का KCl। दूसरा, थर्ड, दोनों करो तब तक रोक के तुम लोग। ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस KOH K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस
FeOH का होल थ्राइस। ये हो गया तीसरा और ये हो गया हमारा चौथा एंड लास्ट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, NaCl H2O प्लस का CO2। मैं डायरेक्ट करता चलूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट करता चलूंगा। तो पहले की बात करते हैं फटाफट से, वीडियो स्टॉप कर लो फिर सॉल्यूशन देखना बेटा। चलिए, एल्यूमिनियम का यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ, क्लोरीन लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एल्यूमिनियम कितना है? एक है, यहाँ एक है, बैलेंस्ड है भाई। हाइड्रोजन की बात करते हैं, वहां पर भी एक है, यहाँ पर दो है। क्लोरीन की बात करते हैं, एक है, यहाँ तीन है। तो मैं पहले ब्लॉक खींच लेता हूँ। यहाँ पर ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। ब्लॉक आप स्टार्टिंग में जरूर खींच लीजिएगा क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। एल्यूमिनियम भाई उधर यहाँ एक है, परफेक्ट है, एल्यूमिनियम को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्लोरीन उधर तीन था, हाइड्रोजन दो था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले हाइड्रोजन को अगर मैं बैलेंस करता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ तो इधर हाइड्रोजन दो से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन अभी दो ही हुआ है, इधर दो हुआ है, ठीक है, उधर तीन था। जब भी इस तरीके की कंडीशन हो कि इधर दो हो उधर तीन हो, तो आप इधर तीन से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उधर दो से, क्योंकि दोनों को भाई ऑड है एक इवन है, तो दोनों कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल हम कर लेते हैं। तो भाई इधर आप क्या करो, तीन से मल्टीप्लाई करो, उधर दो से मल्टीप्लाई करो, बस हो गया। Al प्लस 6HCl विल बी इक्वल टू 2Al, ठीक है। यहाँ पर 2 अभी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि AlCl3 यहाँ पर एल्यूमिनियम में डिस्टर्ब हो गया, प्लस प्लस का H2, 3H2 बेसिकली। देख लो, बात अब थोड़ी समझ में आई। एक बार में बेटा नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। देखो हमने क्या किया, पहले उसकी बात समझते हैं। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया, दो से इधर, क्लियर, ठीक है। पहला काम मैंने किया दो से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्लोरीन दो था, इधर तीन, इधर तीन था, इधर दो हो गया, तो एक ऑड एक इवन। तो हम ऐसा नहीं कि भाई ऑड इवन के लिए हम अगर मान लो यहाँ चार होता यहाँ दो होता तो मैं दो से और मल्टीप्लाई कर लेता, बट यहाँ पर तीन है उधर दो है, तो दोनों ऑड इवन का पेयर है। तो जब भी ऑड इवन का पेयर आ गया, दो और इधर तीन, तो आप क्या करोगे, दोनों को बराबर करने के लिए दोनों का आपस में ही मल्टीप्लाई, बेसिकली एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आए उससे क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दिया करो, इस तरीके की चीज। तो भाई एलसीएम आया दोनों का 6, तो हम इन दोनों को हटा के यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ। अब इसके बाद जहाँ कम होता है, ठीक है, जहाँ कम हो जाता है वहाँ पे हम उसके इवन से दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ड्यू टू दैट यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ था, 3 हमने कर लिया। अब यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। चलिए इनकी बात करते हैं, तो इनको भी हम लोग पहले घेराबंदी करते हैं। इनकी भी घेराबंदी हो गई, ठीक है। चलो अब इनका भी एटम्स लिख लेते हैं पहले। पोटेशियम, ठीक है, चलो इधर लिखता हूँ। देखो एक एक करके देखते चलो, तुम्हारा सही होता जाएगा तो कमेंट बॉक्स बताते चलना भाई कि सही हुआ। यहाँ पर पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। पोटेशियम था एक, क्लोरीन था एक, ऑक्सीजन था तीन। पोटेशियम है दो, क्लोरीन है दो, ऑक्सीजन है चार। मतलब पूरी तरीके से लंका लगी है, ठीक है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो तीनों अनबैलेंस्ड है, तीनों को बैलेंस करना आपको। तो पहले ध्यान से देखो कि यहाँ के को डिस्टर्ब करोगे, यहाँ पे एक जगह, वहां दो जगह डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ एक जगह डिस्टर्ब करो, यहाँ एक में हो जाए काम। तो सबसे पहला काम ऐसा करते हैं कि यहाँ दो से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दो के एक के दो के बराबर, दो क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन बराबर, बचा ऑक्सीजन चार, ठीक है, बचा ऑक्सीजन चार। यहाँ तीन दूना छह ऑक्सीजन, वहां बचा चार ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। छह और चार जब भी आएगा हमें पता है ऑड इवन का पेयर बनेगा, तीन और दो का, फिर से बात गड़बड़। अब क्या करें भाई, छह और चार। अब काम करते हैं 12 बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से, चार त्याई 12, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। बोलो इस तरीके से कुछ बन रहा है क्या?
बोलो। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया है, बहुत अच्छा। ठीक है, 4 ये पोटेशियम, 4 क्लोरीन, 4 तेईं 12 ऑक्सीजन, 3 भाई साहब ये, 3 भाई साहब ये, और 12 ये, एक यहाँ एक यहाँ। तो भाई देखो 3 1 4, 3 1 4 हो गया क्या? 3 1 4, 3 1 4, 4 4 बराबर, 4 तेईं 12, 4 तेईं 12 बराबर। तो भैया 4KClO3 बन के क्या बनेगा? 3KClO4 प्लस KCl। देखो ऐसा नहीं कि मुझसे भी लग जाए, जरूरी नहीं भाई। तो आपका वो कॉम्बिनेशन कब फिट बैठता वो तब तक आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करते रहो। और 2 आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ होमवर्क, कल इसको मैं कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, होमवर्क फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं वैल्यूज क्या क्या आएंगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कुछ और क्वेश्चंस की, दैट इज कुछ और चीज़ों की। जैसे हम मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, हम इसको और सुंदर कैसे बना सकते हैं। जैसे घर तो बन गया तुम्हारा, ठीक है, घर तो तुमने बना लिया, लेकिन उस घर को डेकोरेट कैसे कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मान लो कोई चीज़ मैं पढ़ने वाला हूँ, कोई चीज़ मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे दो, तुम क्या करोगे हर एक चीज़, जैसे मीनिंग, जैसे तुम एक पैराग्राफ मुझे पढ़ना है, तो मान लो कोई एक वर्ड आता है कि बैलेंस, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा बैलेंस क्या है, तो तुम बैलेंस की एक अल्टरनेट मीनिंग वहां पे सजा के दे दो कि बैलेंस का मतलब भाई दोनों तरफ इक्वल हो। ठीक है, कंडीशन हमारी बैलेंस्ड हो, तो उसको तुम और वेरीफाई करो। तो बेसिकली हम सेम चीज़ों से बहुत ज़्यादा डेटा अगर निकाल पाएँ तो वो क्या हो गया हमारे लिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम केमिकल इक्वेशन को भी और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि हम इक्वेशन देख के बहुत कुछ पता लगा पाएँ। तो उसके लिए क्या हमारे पास है? लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं भैया कि वी कैन राइट स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। भैया हमें ये पता चल जाएगा कुछ, जैसे ए है सॉलिड स्टेट में प्लस बी है लिक्विड स्टेट में। मान लीजिए यहाँ पर दोनों मिलके बन गया सी विच इज इन एक्वस स्टेट। तो एक्वस स्टेट का क्या मतलब भैया कि कोई चीज लिक्विड में डिजॉल्व है, लिक्विड में डिजॉल्व है। ठीक है, पानी में बेसिकली लिक्विड स्टेट। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की कंडीशन लिख सकते हैं, रिएक्शन की कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को आपको क्या तोड़ना है भैया, H2 प्लस फिर से O2 में तोड़ना है, तो आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास कराइए कुछ और टेम्परेचर पे, मुझे याद नहीं है, शायद 200 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आप पास कराएं, तो बेसिकली एरो के ऊपर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कंडीशन या फिर रिएक्शन कंडीशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप जब रिएक्शन कंडीशन लिखनी हो तो आप कहाँ लिखते हैं, इस एरो के ऊपर। ठीक है, तीसरी एनर्जी को हम दिखाएं, एनर्जी शो कर सकते हैं कि भाई ए है प्लस एनर्जी इन्होंने लिया है फिर जाके इन्होंने बी में बनाया है, या फिर बी था टूट के सी बनाया है प्लस एनर्जी यहाँ पर निकल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? चौथा काम फटाफट बताइए। और भी कुछ कर सकते हैं, स्टेट मेंशन कर दिया हमने। ठीक है, रिएक्शन की कंडीशन लिख दी हमने, एनर्जी चली गई, बहुत अच्छा। अब आई थिंक कुछ बचा नहीं। हाँ, ऐड द कलर ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम कलर भी ऐड करते चलें, जैसे ए प्लस बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, ये था येलो कलर का, ये था ब्लू कलर का, ये बन गया भाई वॉयलेट। ठीक है, यहाँ कलरलेस हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन हम कलर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये और इन्फॉर्मेटिव, बेसिकली कलर वाला ठीक रहेगा, ऐड कर लो या फिर नहीं। तो इतनी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। बाकी केमिकल इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशन है कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई हम कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन देख के कि कितना वो कंबाइन हो रहा होगा। दूसरा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, में स्पीड की भी बात नहीं कर सकते, कितनी तेजी से हो रहा है रिएक्शन या फिर रुका हुआ है।
तीसरी बात, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट etc कांट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हम ये काम भी नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हमें ये पता नहीं चल पा रही कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन तो बात क्लियर है, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन आप चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक पांचवी चीज है भैया कि हम ओवरऑल रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का हम स्टेट भी नहीं बता पाते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टेट भी नहीं बता पाओगे, नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब तो आप बोलोगे भैया इंडिविजुअल तो आप बता रहे हो कि भैया वो सॉलिड था, वो गैस था, बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आप नहीं बता पाएंगे कि ओवरऑल रिएक्टेंट कैसा होगा, गैस प्लस लिक्विड प्लस वो मिला के ओवरऑल क्या होगा वो आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें थी। तो कंडीशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ये हम आगे बात कर रहे होंगे, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सब कुछ आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। और कुछ यहाँ पर मैं आपको और क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या? नहीं, चलिए जाने दी, इतनी बात क्लियर है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं वो रैंकर्स NTSC ऐप पर ही आपको ऐप कहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहीं पर आपको पूरी की पूरी सॉल्यूशन मिल जाए, मतलब इस क्लास की नोट्स वगैरह सब कुछ यहीं पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा था बट चल नहीं पाया, है ना। चलिए, तो एंजॉय करो, ठीक है, पढ़ते रहो, और कुछ भी अगर डाउट आता है देन प्लीज़ आस्क। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।